सर प्लीज, मुझे सीनियर्स ने डेयर दिया है। अगर मैंने पूरा नहीं किया तो वो लोग मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे। अगर मैं आपको किस कर लूँ तो आप नाराज तो नहीं होंगे? वो आंसुओं से लबरेज चेहरा लिए हकलाते हुए बोली। तो मुकाबिल की आंखें चमकी। ट्रांस में इजाजत देता वो संगदिल सनम बस इसे ही देख रहा था। वो एक लम्हे में अपनी एड़ियां उठाती इसका गाल चूम गई। वो माफिया में अंडरवर्ल्ड का भी ताज बादशाह एक कंसोल लड़की की बेबाक हरकत पर सांस रोक गया। मुझे कल ये लड़की हर हाल में अपने पैलेस में चाहिए। वो एक मासूम और यतीम लड़की थी। थर थर कांपती वो दीवार से लगी थी। जब भी कोई रूम में आया वो मुकाबिल का चेहरा देखकर गर्श खाकर गिर पड़ती अगर वो बर वक्त न संभाल लेता। मेरे किंगडम में खुश आमदीद स्वीटहार्ट। निकालो जो कुछ है तुम्हारी जेब में, वरना आज तुम इस तारीख गली से जिंदा वापस नहीं जाओगे। हमें पता है आज तुमने कहीं से फीस के पैसे बकने हैं। एक खुरदरी और इंतहाई फर्क आवाज रात के सन्नाटे में गूंजी, जहाँ तीन गुंडे एक सहमे हुए तालिब इल्म को घेरे खड़े थे जिसकी किताबें जमीन पर बिखर चुकी थी। खुदारा मुझे जाने दे, मेरे पास सिर्फ यूनिवर्सिटी की फीस के पैसे हैं। मेरी बूढ़ी माँ सारा दिन लोगों के कपड़े सी सी कर ये पैसे जोड़ती है। अगर ये छिन गए तो मेरा साल जाया हो जाएगा और मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। लड़के की गिड़गिड़ाहट और आंसू इस वक्त हलक में घुट कर रह गए जब अचानक अंधेरे को चीरती हुई तीन सियाह बुलेट प्रूफ गाड़ियां इनके ऐन सामने आकर रुकी और एकदम पूरे इलाके में मौत जैसी खामोशी छा गई। दरमियानी गाड़ी का दरवाजा खुला और एक तवील अलकामत रूपदार साया बाहर निकला जिसकी महज मौजूदगी ने गली की हवाओं का दबाव तब्दील कर दिया था। इसे छोड़ दो, ये कोई चीख नहीं थी, ना ही इसमें कोई गुस्सा या रिवायती धमकी थी। महज एक सर्द गहरी और पुरसुकून आवाज थी, मगर इसमें छुपी मौत की वाजे वही सुनकर इन गुंडों के हाथ पांव फूल गए थे। भाईजान, हम तो बस, एक गुंडे ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा, मगर इस पुरस्कार शख्स की एक कातिलाना निगाह ने इसके अल्फाज वहीं मुनजम्मिद कर दिए और वो बिना कोई मजीद अल्फाज कहे लड़के को धक्का देकर अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे इनका सिरे से कोई वजूद ही ना हो। जगम शाह ने खामोशी से अपने भारी कदम आगे बढ़ाकर जमीन पर बिखरी किताबें उठाई और सेमे हुए लड़के को कांपते हाथों से थमा दी। फिर अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर जबरदस्ती इसकी शर्ट की जेब में रख दी। अपनी फीस जमा करवाना और आज के बाद इस गली का रुख मत करना, सीधे घर जाओ। इससे पहले कि वो लड़का इस गहरे सदमे से निकलकर शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज जोड़ पाता, जैगम पलटा, अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ियां इस खामोशी और तेजी से गायब हुई जैसे वहां कभी आई ही ना हो। सिर्फ इस शख्स की दहशत में छुपी हुई थी इंतहाई रहमदिली का खामोश सबूत बाकी था। रात की इस तारीख गली में होने वाली पुरस्कार वाकये की सनसनी अभी हवा में मौजूद थी कि अगली सुबह की रोशन किरणों के साथ यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ शोक रुख पेश कर रहा था, जहाँ एक चुलबुली आवाज गूंज रही थी, देखिए भाईजान, आपके इस समोसे में आलू कम और हवा ज्यादा होती है, और ऊपर से आपके कंजूसों की तरह एक कतरा चटनी डाल कर दे रहे हैं। पूरी प्लेट भर कर दे मुझे, वरना मैंने पूरे कैंपस में आपके खिलाफ हड़ताल कर देनी है और सारा बाइकाट हो जाएगा। जमीन जमीन की ऊंची आवाज सुनकर कैंटीन वाला बेबसी से सर पीट रहा था कि महक ने हाँफते हुए इसके पास आकर इसे बाजू से पकड़ा। यार जरमीन, तुम भी किन फजूल बातों में लगी हो? तुम्हें पता है रात कैंपस की पिछली तारीख गली में क्या हुआ? क्या हुआ? किसी भूत ने कैंटीन वाले अंकल के सारा समोसा का माल चुरा लिया, या फिर हमारे मिड टर्म एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं? जमीन ने हंसते हुए अपना गर्म समोसा उठाया और इंतहाई लापरवाही से जवाब दिया, मजाक मत करो जमीन, किसी जैगम शाह नामी अंडरवर्ल्ड डॉन ने रात वहाँ गुंडों की धुलाई की है और पूरे कैंपस में आज इसी की दहशत के चर्चे हैं। कहते हैं वो बहुत रहम और पुरस्कार है। किसी ने इसका चेहरा तक नहीं देखा और वो अंधेरे में साए की तरह वार करता है। महक की आंखों में खौफ और सनसनी की मिली-जुली कैफियत थी। जमीन ने एक जोरदार कहका लगाया और चटनी वाले चम्मच को हवा में लहराते हुए बोली, मेरी भोली दोस्त महक, ये सब फिल्मी बातें और सस्ते डाइजेस्टों की कहानियां हैं। हकीकत में ऐसे पुरस्कार और खतरनाक डॉन वॉन कुछ नहीं होते। अगर होते भी हैं तो सड़कों पर गरीबों की फीसें भरने के बजाय सिगार पीते हुए लोगों को गोलियां मारते फिरते हैं। तुम इन बेपर की अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय मेरा इस चटनी पर ध्यान दो जो ये अंकल देने का नाम नहीं ले रहे हैं, और मेरी भूख से जान निकल रही है। सुबह कैफेटेरिया की इस बेफिक्री और दिन भर के सालाना फंक्शन के कहकों ने कब रात के पिछले पहर की सुनसान खनक और डरावनी खामोशी का रूप धार लिया, जमीन और महक को इसका अंदाजा ही ना हुआ। यार, ये कैब वाले को भी अभी मरना था। रात का 1 बज रहा है और सालाना फंक्शन खत्म हुए भी 2 घंटे हो गए थे। हम इस सुनसान और अंधेरी सड़क पर कब तक खड़े रहेंगे? महक ने शदीद झुंझला कर कहा, जबकि जमीन सर्दी और अनजाने खौफ के मारे अपने बाजू रगड़ रही थी। तुम्हें मैंने कहा था ना महक, के जल्दी निकलते हैं, अब भुगतो, मुझे तो वैसे ही अंधेरे से बहुत डर लगता है।
خدا نہ خواستہ کوئی گنڈا موالی آ گیا تو ہم دونوں لڑکیاں کیا کریں گے؟ زمین کی آواز میں واضح کپکپاہٹ اور رونے کی کیفیت تھی۔ اچانک تیز روشنیوں نے ان کی آنکھوں کو خیر کیا اور تین کالی چمکتی ہوئی گاڑیاں ان سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی۔ درمیانی گاڑی سے ایک انتہائی فجیع، مغرور اور خطرناک حد تک پرکشش شخص باہر نکلا اور اپنا فون کان سے لگا کر کسی سے بات کرنے لگا۔ رات کی تاریکی میں اس کا چہرہ مکمل واضح نہیں تھا، مگر اس کی پروقار شخصیت کا رعب دور دور تک محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مہک کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک آئی اور اس نے اچانک زرمین کے ہاتھ سے اس کا بیگ اور موبائل جھپٹ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو مہک؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ واپس کرو میرا بیگ! زرمین گھبرا کر تقریباً چلائی۔ نہیں ملے گا میری ڈرپوک بلی جب تک تم میرا خاص ڈیر پورا نہیں کرتی۔ مہک نے مسکراتے ہوئے اس اجنبی شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنی گاڑیوں سے ذرا دور ہٹ کر اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے سیاہ پوش گارڈ سڑک کے دوسرے کنارے اندھیرے میں کھڑے تھے، جس کی وجہ سے مہک کو اس شخص کی دہشت کا رتی برابر بھی اندازہ نہ ہو سکا، اور وہ اسے محض کوئی بگڑا ہوا امیر زیادہ سمجھ رہی تھی۔ جاؤ اور اس ہینڈسم مگر عقل سے بندے کو جا کر چومو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں یہ بیگ اور موبائل لے کر تمہاری کیب کینسل کر کے جا رہی ہوں، پھر ساری رات اس اندھیرے میں اکیلی کھڑی رہنا اور بھوتوں سے باتیں کرنا۔ زمین نے لرزتے ہوئے سڑک کے اس پار کھڑے اس گارڈ کے سائے دیکھے تو اس کے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو مہک؟ ذرا اس کے وہ گارڈز تو دیکھو، وہی خطرناک انسان لگ رہا ہے۔ میں مر جاؤں گی ڈر کے مارے۔ خدا را میرا بیگ واپس دے دو پلیز! ایسا مذاق مت کرو، مجھے اندھیرے میں اکیلا مت چھوڑو۔ دوست کے چھوڑ جانے کی شفاق دھمکی اور اس سنسان سڑک کے خوفناک اندھیرے نے بالآخر زمین کے اندر موجود ہر مزاحمت کو توڑ دیا اور کانپتے قدموں سے اس نامعلوم خطرے کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ سنیں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میری دوست نے میرا بیگ چھین لیا ہے اور مجھ سے شرط لگائی ہے۔ اگر میں نے یہ شرط پوری نہ کی تو وہ مجھے رات کے اس اندھیرے میں اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی، اور مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پلیز مجھے کچھ مت کہیے گا۔ خوف سے لرزتی ہوئی آواز اور آنسوؤں سے بھری ڈمڈمائی آنکھوں کے ساتھ بولتی وہ لڑکی سیغم شاہ کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بیدار کر گئی۔ انڈر ورلڈ کا وہ شفاق اور بے رحم ڈان جس کے نام سے ہی پورا شہر کانپتا تھا، آج انتہائی حیرت سے اس معصوم ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے فون کو نیچے کیا اور اپنی آنکھوں کی ایک سحر انگیز نرم جنبش سے اس پاگل پن کی اجازت دی۔ زمین نے ڈرتے ڈرتے اپنے قدم آگے بڑھائے، اپنی کپکپاتی اور ٹھنڈی انگلیاں سیگم کے قیمتی کوٹ کے کالر پر رکھیں اور تیزی سے اپنے لرزتے لب اس کے گرم گال پر چھو کر وہاں سے کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح پلٹی اور دیوانہ وار اپنی دوست کی طرف بھاگی۔ بیگم جس کی تاریخ اور سنگ دل زندگی میں صرف بارود کی بو، دشمنوں کی چیخیں اور خون کا رنگ تھا، آج پہلی بار کسی کے اتنے قریب آنے اور اس نزاکت بھرے لمس پر اس کا پتھر دل ایک انجانی اور بے قابو رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سخت اور ہمیشہ بے تاثر رہنے والے چہرے پر ایک غیر متوقع محصور کن مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے اس گال پر ہاتھ رکھا جہاں چند لمحے پہلے اس لڑکی کی قربت اور کپکپاہٹ کا احساس تھا۔ اس نے فون دوبارہ اپنے کان سے لگایا اور اس کی بھاری سرد آواز رات کے سناٹے میں ایک نئے اور اٹل حکم کے ساتھ گونجی، فریال! میرا ایک خاص گارڈ خاموشی سے ان لڑکیوں کی کیب کا پیچھا کرے۔ مجھے اس لڑکی کا نام، اس کی یونیورسٹی اور روٹ کی ایک ایک تفصیل چاہیے، اور مجھے وہ لڑکی کل صبح ہر حال میں میری حویلی میں چاہیے۔ مگر کان کھول کر سن لو، اگر اسے ایک خراش بھی آئی ہے، اسے ذرا سا بھی خوف محسوس ہوا تو اپنا انجام تم خود سوچ لینا۔ وہ لڑکی اب سیغم شاہ کی امانت ہے۔ زمین، ہم مارے گئے، ہم تباہ ہو گئے، مجھے معاف کر دو میری روز، رات ہم نے موت کو خود دعوت دی ہے۔ فون کان سے لگاتے ہی مہک کی روتی اور کانپتی ہوئی چیخ نے رات کے اس پراسرار واقعے کی دہشت کو صبح کی روشن دھوپ میں بھی پوری طرح زندہ کر دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے صبح صبح؟ کون سی موت؟ میرے کوئز ہیں، تم مجھے خواہ ڈرا رہی ہو؟ زرمین نے نیند سے بوجھل آواز میں شدید چھنچھلا کر کہا۔ وہ جس کو تم رات چوم کر آئی وہ کوئی عام مغرور امیر زادہ نہیں تھا زرمین، وہ انڈر ورلڈ کا سب سے بے رحم اور خونی ڈان زیغم شاہ تھا۔ پورے شہر کی پولیس اس کے نام سے کانپتی ہے، ہم نے اس کی توہین کی ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مہک کی ہچکیاں بن گئی۔ تم؟ اور یہ سنتے ہی زمین کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بستر پر گر پڑا۔ اس کی رنگت ہلدی کی طرح پیلی پڑ گئی اور رات کے اندھیرے میں اس شخص کی وہ گہری سرد آنکھیں یاد آتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ خوف کی سنسراہٹ دوڑ گئی۔ یا اللہ، اب میرا کیا بنے گا؟ وہ تو مجھے کچا چبا جائے گا، میں تو بس شرط پوری کر رہی تھی۔
ज़रमीन ने रोते हुए अपना सर पकड़ लिया और काँपते कदमों के साथ जल्दी-जल्दी तैयार होकर जैसे ही अपनी गली के नुक्कड़ पर पहुँची और कैब का इंतज़ार करने लगी, अचानक एक शानदार काली गाड़ी इसके बिल्कुल कदमों में आकर रुकी और इससे पहले कि वो चीखती, एक इंतहाई बावक़ार, सूटी-फूटी औरत बाहर निकली और इंतहाई तमीज़ से बोली, अस्सलामु अलैकुम मिस ज़रमीन। मेरा नाम फ़रियाल है और मैं ज़ेगम शाह साहब ने आपको चाय पर मदऊ किया है। बराए करम बिना कोई तमाशा बनाए गाड़ी में बैठ जाएं, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखें, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरी दोस्त की शर्त थी। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मेरा क्विज है। जरमीन अकराई मगर फरियाल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। शाह के मेहमान इनकार नहीं किया करते और आप तो बहुत खास मेहमान हैं, तशरीफ रखिए। मजबूरी और शदीद खौफ के आलम में ज़मीन को इस पुरताइश गाड़ी में बैठना ही पड़ा और गाड़ी किसी नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी के इस तवील और खौफनाक सफर ने कब एक आलीशान किलानुमा हवेली के डाइनिंग रूम में ज़मीन को सैगम शाह के ऐन सामने लाकर खड़ा किया। इसके सहमे हुए जहन को कुछ समझ ही ना आया। देखें मिस्टर सैगम या शाह साहब या जो भी आपका नाम है, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर आप मेरी बात का यकीन करें, मेरा कतई ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो महक ने मेरा बैग छीन लिया था और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसीलिए मुझे वो सब करना पड़ा। सैगम खामोशी से ब्लैक कॉफी का मग थामे सोफे पर बैठा इस कांपती और तेज तेज बोलती लड़की को देख रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो बस इसे बोलता हुआ सुनता रहे और देखें, मेरा आज बहुत अहम क्विज है, मैंने असाइनमेंट भी जमा करवानी है, वरना प्रोफेसर मुझे फेल कर देगा और मैं एक बहुत शरीफ और गरीब सी लड़की हूँ। मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर इसे पता चला कि मैं किसी डॉन के घर आई हूँ। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं आइंदा आपकी गली से भी नहीं गुज़रूँगी। सरमीन का खौफ अब नर्वसनेस और बचकाना बातों की सूरत में लावे की तरह बह रहा था और सैगम की हमेशा सर्द रहने वाली आंखों में एक वाज़ेह और गहरी मुस्कुराहट तैर गई। खामोश हो जाओ ज़रमीन। इसकी भारी और पुरसुकून आवाज़ ने जैसे ज़मीन के होठों पर ताला लगा दिया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन कल रात जिस वक़्त तुमने वो बेवकूफ़ी की, इस वक़्त मेरे पीछे बहुत खतरनाक दुश्मनों के मुखबिर वहाँ मौजूद थे और वो तुम्हें मेरे इतने करीब देख चुके हैं। ज़ैगम ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और संजीदगी से आगे की तरफ झुका। मेरी दुनिया बहुत तारीक है, यहाँ जो शख्स मेरे करीब नज़र आ जाए वो मेरे दुश्मनों का पहला निशाना बनता है। इसीलिए अब तुम्हारी जान खतरे में है और तुम ज़ैगम शाह की ज़िम्मेदारी हो। क्या? दुश्मन? जान खतरे में? ज़रमीन की आंखें हैरत और डर से फैल गईं। हाँ, और इसीलिए आज से तुम जहाँ भी जाओगी, मेरे गार्ड साए की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जा सकती हो, तुम्हारा क्विज़ मिस नहीं होना चाहिए। ज़ैगम ने फैसलाकुन अंदाज में कहा और ज़मीन को हवास-वाफ़ता हालात में वापस यूनिवर्सिटी भिजवा दिया। हवेली की वो भारी और खौफनाक पेशी तो किसी तरह ख़त्म हो गई, मगर ज़ैगम की कही हुई ज़िम्मेदारी की बात ने अगले चंद ही दिनों में ज़मीन की आज़ाद और चिलबिली यूनिवर्सिटी लाइफ को एक दिन अनदेखे और घुटनज़दा पहरे में तब्दील कर दिया। यार ज़रमीन, तुमने नोट किया है कि पिछले 3 दिन से ये जो 2 हट्टे-कट्टे और अजीब से लड़के हैं, ये हम जहाँ भी जाते हैं कैंपस के हर कोने में हमारे आस-पास ही होते हैं। महक ने कैंटीन में समोसा खाते हुए सरगोशी की। मुझे सब पता है महक की बच्ची, ये सब तुम्हारी इस मनहूस शर्त का नतीजा है। ये इस शाह के गार्ड्स हैं जो सादा कपड़ों में मेरी जासूसी और नाम निहाद हिफाजत कर रहे हैं। जमीन ने गुस्से से अपना कांटा प्लेट में पटका, मगर जमीन, इनकी वजह से पूरे कैंपस में ये अफवाह फैल गई है कि तुम किसी बहुत बड़े सियासतदान या अंडरवर्ल्ड वाले की मंगेतर हो। कसम से, कल जो लड़का तुमसे नोट्स मांगने आया था, इसे इन गार्ड्स ने ऐसी गजबनाक नजरों से देखा कि वो बेचारा रास्ता ही भूल गया। महक ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा तो जमीन का चेहरा सुर्ख हो गया। यही तो मुसीबत है, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ या किसी जेल में कैद काटने, कोई मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाता। कैंटीन वाले अंकल अब मुझे देखते ही 4-5 चम्मच चटनी डाल देता है और पैसे भी नहीं देता डर के मारे। मैं इतनी पुरस्कार और खौफनाक नहीं लगना चाहती महक। मैं एक आम लड़की हूँ और मुझे ये अनदेखा पहराव एक आंख नहीं भा रहा। मैं आज ही इस जैगम शाह के दिमाग का इलाज करती हूँ। इसे क्या लगता है कि वो अपनी मर्जी मुझ पर थोप देगा? ज़रमीन बड़बड़ाती हुई उठी। इसका डर अब शदीद गुस्से और झुंझलाहट में बदल चुका था, क्योंकि इसकी वो जिंदा दिली और चिलबिली लाइफ इस खामोश मुहाफिजों की वजह से बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी। इन देखे पहरे वो मुसलसल घुटन और गुस्से की आग ज़मीन को एक बार फिर इसी आलीशान और पुरस्कार हवेली के ड्राइंग रूम में खींच लाई थी, जहाँ जैगम इंतहाई सुकून से अपनी फाइलें चेक कर रहा था। देखिए मिस्टर जैगम शाह, आपके इन कार्ड्स की वजह से मेरा यूनिवर्सिटी की जिंदगी अजाब हो गई है।
कोई लड़का मुझे नोट्स तक नहीं देता, मेरी सहेलियाँ मुझसे कतराने लगी हैं, आप इन्हें फ़ौरन वापस बुला लें। ज़रमीन ने आते ही बिना कोई सलाम किए सीधा गुस्से से फटना शुरू कर दिया। ज़ैगम ने निहायत सुकून से फ़ाइल बंद की, अपनी गहरी और मसूड़कुन आँखों से इसके गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखा और एक हल्की दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, "तशरीफ़ रखिए ज़मीन। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? मुझे आपकी चाय नहीं पीनी, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। आपको पता है आपके गार्ड की वज़ह से कैंटीन वाला मुझसे पैसे नहीं लेता। ये रिश्वत है, हराम है ये।" ज़रमीन सोफ़े पर धप से बैठती हुई बोली, "वो चटनी के लिए हड़ताल करने वाली लड़की अचानक इतनी ईमानदार कैसे हो गई?" ज़ैगम ने मुस्कुराते हुए अपने मखसूस मुलाजिम को चाय लाने का इशारा किया और नरमी से बोला, "ज़रमीन, मेरी दुनिया में लोगों की जानें गँवा दी जाती हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम किस कदर गैर महफूज़ हो। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं पूरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी खरीद कर तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारी जान पर कोई आँच नहीं आने दूँगा। आप इतने अच्छे तो नहीं हैं जितना बन रहे हैं। आप एक डॉन हैं, आप लोगों को मारते हैं, फिर आप मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं?" ज़रमीन की आवाज़ धीमी पड़ गई। वो इस शख्स की आँखों में छुपी नरमी और एहतराम से उलझन का शिकार थी। "मैंने कब कहा कि मैं अच्छा हूँ? मैं एक बुरा इंसान हूँ ज़रमीन, लेकिन पता नहीं क्यों, तुम्हारी इस एक रात की बचकाना हरकत ने मेरे इस अंधेरे में एक अजीब-सी रोशनी कर दी है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बस इतना जानता हूँ तुम्हारी ये चुलबुली बातें सुनकर मुझे वो सुकून मिलता है जो मेरी पूरी सल्तनत में आज तक नहीं मिला। बेगम के इन इंतहाई गरम, नर्म और रुमानी लफ्ज़ों ने ज़मीन के दिल की धड़कनों को एकदम बेतरतीब कर दिया और इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि ये शख्स बाहर से जितना पुरस्कार और खतरनाक है, अंदर से इतना ही सुलझा हुआ, तन्हा और मोहब्बत के लिए तरसा हुआ इंसान है। याद में है कि जो कल प्रोफेसर साहब ने असाइनमेंट दी है ना, ये तो मेरी जान निकाल देगी। तुमने कुछ तैयारी की है या इस बार भी फेल होने का पक्का इरादा कर रखा है? कैंपस के लॉन में बैठी घबराहट ने जो बताया इनका क्लास फेलो था, दरहकीकत बेगम शाह के कट्टर दुश्मन का एक टिका हुआ मुखबर था। इंतहाई मासूमियत से बात का आगाज किया। जैगम के वो दोनों बॉडीगार्ड्स इस वक्त लॉन के दूसरे किनारे पर खड़े थे, क्योंकि ज़मीन की मुसलसल झुंझलाहट की वजह से इन्होंने अब कुछ फासला बरकरार रखना शुरू कर दिया था। काम इनसे इसी बात का पूरा फ़ायदा उठाया था। इसने अपनी आवाज़ को बिल्कुल धीमा और अंदाज़ को एक आम फ़िक्रमंद तालिब-इल्म जैसा रखा था कि दूर खड़े इन गार्ड्स को इस गुफ्तगू पर ज़रा बराबर भी शक ना गुज़रे। "मेरी छोड़ो कामरान, मेरी तो वैसे भी पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। मगर हमारी इन मोहतरमा ज़मीन साहिबा ने तो टॉप करने की कसम खा रखी है। इसीलिए तो आज रात भी ये लाइब्रेरी में पागलों की तरह अकेली कैंपस की सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़कर बैठने वाली हैं।" महक ने ज़मीन को छेड़ते हुए हंसकर जवाब दिया, इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर कि इसका ये एक मासूम सा जुमला ज़मीन की जान के लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला है। अच्छा, रात गए तक अकेली लाइब्रेरी में, मगर ज़मीन तो आजकल बड़े प्रोटोकॉल में होती है। वो जो 2 बॉडीगार्ड्स हर वक़्त साय की तरह इसके साथ चिपके रहते हैं, वो भी तो साथ होंगे ना? कामरान ने इंतहाई चालाकी से अपनी असल मालूमात निकलवाने के लिए जाल फेंका। सरवीन ने शदीद झुंझलाहट से अपना पेन किताब पर मारा और बोली, "खुदारा कामरान, तुम भी इनकी याद मत दिलाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें इस बात पर राज़ी किया है कि जब मैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही होंगी, तो वो बाहर वाले लॉन में बैठेंगे। मैं इनकी वो घूरती हुई नज़रें बर्दाश्त करते हुए एक लफ्ज़ भी याद नहीं कर सकती। मुझे पढ़ाई के लिए मुकम्मल खामोशी और तन्हाई चाहिए होती है। और वैसे भी कैंपस के अंदर मुझे कौन सा कोई अगवा करने आ रहा है, जो मेरा सर पर सवार है?" हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कैंपस के अंदर भला किसका डर हो सकता है? तुम सुकून से अपनी पढ़ाई करना। कामरान ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा और बहाना बनाकर वहाँ से उठ गया। इसका हाथ तेज़ी से अपनी जेब में रखे मोबाइल की तरफ जा रहा था ताकि वो अपने बॉस को ये खुशखबरी सुना सके कि ज़ैगम शाह की सबसे बड़ी कमज़ोरी आज रात बिल्कुल अकेली और निहत्थीन के निशाने पर होगी। असाइनमेंट की वो टेंशन और महक की वो मासूम सी बेवकूफ़ी कब एक भयानक और जानलेवा साजिश में बदल गई। रात के इस पिछले पहर खामोश लाइब्रेरी में बैठी सरमीन को इसका रत्ती बराबर भी अंदाज़ा न हो सका, जब अचानक कैंपस के बिल्कुल दूसरे विंग में फायरिंग अलार्म की कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंज उठी। ये अचानक कैसी आवाज़ है? क्या कैंपस में आग लग गई है? ज़रमीन घबरा कर अपनी कुर्सी से उठी। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। फायर अलार्म की इस इमरजेंसी ने लाइब्रेरी के बाहर बैठे ज़ैगम के इन दोनों गार्ड्स को फ़ौरन अलर्ट कर दिया, जिन्हें सख्ती से हिदायत थी कि किसी भी खतरे की सूरत में पहले इस जगह का मुआयना करें। जैसे ही वो दोनों गार्ड्स हालात का जायज़ा लेने के लिए
दूसरे विंग की तरफ भागे। लाइब्रेरी का अकाबी दरवाजा एक दूसरे जोरदार आवाज से खुला और तीन इंतहाई खतरनाक शक्लों वाले मुस्ला गुंडे अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने अंदर आते ही दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। जरमीन की सांस हलक में अटक गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैंपस की इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये मसला लोग अंदर कैसे आ गए। दरअसल इसे मालूम नहीं था कि कामरान ने भारी रिश्वत देकर कैंपस के पिछले गेट के सिक्योरिटी गार्ड्स को इनकी ड्यूटी से हटा दिया था और लाइब्रेरी का यह अकाबी दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा दिया था। गुंडों ने बिना किसी रुकावट के बड़ी आसानी से इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल किया था। तो तुम लोग कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए हो? बाहर गार्ड्स मौजूद हैं, मैं अभी इन्हें बुलाती हूँ। जमीन खौफ से लाइब्रेरी की दीवार से जा लगी और पीछे हटते हुए चिल्लाई। इसकी आवाज में वाजे कपकपाहट और मौत का डर था। तुम्हारे वो नाम नहाद गार्ड इस वक्त कैंपस के दूसरे हिस्से में आग बुझाने के चक्कर में भाग रहे हैं। छोटी मैडम, हमारे बॉस ने सैगम शाह की दुखती रग पर हाथ रखने का फैसला किया है और हमें पता चल गया है कि इस मगरूर डान की जान तुम में अटकती है। इनमें से एक गुंडे ने इंतहाई मकरू हंसी से हंसते हुए अपना चाकू निकाला। मेरा सैगम शाह से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम लोग गलत फहमी का शिकार हो। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जमीन रोते हुए लाइब्रेरी की दीवार से जा लगी। इसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। ताल्लुक है या नहीं, ये तो अब बेगम शाह तुम्हारी लाश देखकर ही बताएगा। आज इसकी इस सल्तनत में मातम होगा। गुंडे ने गुर्राकर जैसे ही जमीन की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक लाइब्रेरी के शीशे की बड़ी खिड़की एक खौफनाक आवाज के साथ चकनाचूर हुई और इंतहाई तवील, रौबदार और गजबनाक साया अंदर दाखिल हुआ। मेरी सल्तनत में मातम करने का ख्वाब देखने वालों का अपना कफन उठाने वाला नहीं बचता। जैगम शाह की वो इंतहाई सर्द, भारी और मौत की तरह पुरसुकून आवाज पूरे लॉन में गूंजी। गुंडों ने फौरन अपनी बंदूकें निकालना चाही, मगर जैगम इनसे कहीं ज्यादा तेज था। इसने अपनी जेब से कोई पिस्तौल नहीं निकाला, बल्कि अपने मार्शल आर्ट की एक ही फुर्तीली और जानलेवा किक से पहले गुंडे के हाथ से चाकू गिराकर इसका जबड़ा तोड़ दिया। दूसरे गुंडे ने पीछे से वार करना चाहा, मगर जैगम ने इंतहाई महारत से झुककर इसकी टांग पर ऐसा वार किया कि वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे और आखिरी गुंडे ने घबराहट में एक बड़ा शीशे का टुकड़ा उठाकर अंधाधुंध जेगम की तरफ फेंका। जेगम जमीन को बचाने के लिए तेजी से इसके सामने आ गया और वो तेज धार शीशा जेगम के बाजू को चीरता हुआ गुजर गया। मगर जैगम ने इस तकलीफ की परवाह किए बगैर अपने दूसरे हाथ के एक ही जोरदार मुक्के से इस आखिरी गुंडे को भी निशाने के हमेशा के लिए खामोश करा के जमीन पर ढेर कर दिया। लाइब्रेरी की वो खौफनाक, खूनी और जानलेवा कशमकश इस आखिरी गुंडे के गिरने के बाद एक अजीब सी रुमानी ठहरे हुए और गहरे सुकून में बदल गई। जहां जमीन की सिसकियों की आवाज और जयगम के बाजू से टपकते खून की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। आपके बाजू से खून बहुत बह रहा है। आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आपको तो मुझसे कोई गौर नहीं होनी चाहिए थी। जरमीन रोते हुए जैगम के करीब आई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गमले में मौजूद रेशमी दुपट्टे को जोर से फाड़कर इसकी पट्टी बनाई और जैगम के बाजू पर मजबूती से बांधने लगी। जैगम खामोशी से किसी बुत की तरह खड़ा इस लड़की की डबडबाई और फिक्रमंद आंखों को देख रहा था। इसकी हमेशा सर रहने वाली आंखों में आज एक अजीब सी तड़प और नरमी थी। मैंने जिंदगी में सिर्फ जख्म खाए हैं जमीन, अपनों से भी और गैरों से भी। आज तक किसी ने इन जख्मों पर नरम रखने की जहमत नहीं की। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि मरहम की तासीर कितनी ठंडी, दिल को छू लेने वाली और पुरसुकून होती है। जैगम ने अपने जख्मी बाजू को भूलकर दूसरे हाथ को जमीन के आंसू साफ करने के लिए बढ़ाया। इसकी भारी आवाज में आज एक अनोखी सी सरगोशी थी। ये मरहम अब मैं जिंदगी भर कभी खोना नहीं चाहता जमीन। तुम मेरी इस तारीख और खून आलूदो दुनिया की वो वाहिद रोशनी हो जिसे मुझे जीना सिखा दिया है। मेरे ये गार्ड्स तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की जमानत के लिए तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जैगम शाह की सांसें खुद ब खुद रुक जाएंगी। जमीन के हाथ पट्टी बांधते बांधते वहीं रुक गए। इसने पहली बार इस पुरस्कार और खतरनाक डॉन की आंखों में झाँका तो इसे वहाँ अंडरवर्ल्ड की कोई सफाकी नजर नहीं आई, बल्कि एक ऐसा तन्हा इंसान नजर आया जो मोहब्बत के लिए तड़प रहा था। इस रात इस अंधेरी लाइब्रेरी के इस खामोश कोने में जरमीन ने पहली बार अपने दिल की धड़कन को इस शख्स के लिए एक अनजानी और मीठी सी रफ्तार से धड़कते हुए महसूस किया। इसका सारा खौफ, सारी चिढ़ और सारा गुस्सा जैगम के इन चंद नरम लफ्ज और इसके बाजू से बहते खून के साथ ही कहीं दूर बह गया था। वो बस रोते हुए सर झुकाकर खामोशी से इस पट्टी को सहलाती रही।
رات کے اس خونی اور جذباتی طوفان نے کب صبح کی روشنی میں ندامت اور حقیقت کے بے ساختہ آنسوؤں کا روپ دھار لیا، زمین کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ جب اگلی صبح کیمپس کے لان میں مہک روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی، مجھے معاف کر دو زمین، مجھ سے بہت بڑی اور بھیانک غلطی ہو گئی۔ کامران مجھے باتوں میں لگا کر تمہاری معلومات لے گیا، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا گرا ہوا انسان ہوگا۔ میری اس ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی وجہ سے رات تمہاری جان جاتے جاتے بچی ہے۔ میں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں بہت بری دوست ہوں۔ مہک کی ہچکیاں بن گئی تھی اور وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ پاگل لڑکی، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ دشمن کا کام ہی سازشیں کرنا ہوتا ہے، اور پھر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس کی حفاظت کے لیے بیگم شاہ موجود ہو، اسے بھلا کون سا دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے؟ زمین کے لہجے میں آج زیگم کے لیے کوئی طنز، کوئی چڑ، کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا ٹھہرا ہوا احترام اور مان تھا۔ مہک ابھی آنسو صاف کر رہی تھی کہ وہ غریب طالب علم جسے زیغم نے اس تاریک گلی میں بچایا تھا، ان دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس زمین، میں نے رات والے واقعے کا سنا، مجھے بہت افسوس ہے، مگر آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو زیغم شاہ صاحب جیسے انسان کی پناہ ملی ہے۔ اس لڑکے کی آواز میں ایک عجیب سی عقیدت تھی۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ وہ تو انڈر ورلڈ کے ڈان ہے نا؟ سب کہتے ہیں کہ وہ بہت ظالم ہے، مہک نے حیرت سے پوچھا۔ ظالم؟ وہ انسان ایک فرشتہ ہے مس مہک، یہ شہر والے صرف ان کی وہ دہشت دیکھتے ہیں جو انہوں نے ظالموں کے لیے بنا رکھی ہے۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس شہر کے 3 سب سے بڑے یتیم خانے زیغم شاہ کے اس نام نہاد کالی کمائی سے چلتے ہیں۔ میری طرح کے سینکڑوں غریب اور لاوارث طالب علموں کی یونیورسٹی کی بھاری فیسیں وہ اپنی جیب سے ہر ماہ خاموشی سے ادا کرتے ہیں، اور آج تک کسی بیوہ کی زمین پر کسی گنڈے نے قبضہ کرنے کی جرأت صرف اسی لیے نہیں کی کیونکہ ان کا سر پر زیغم شاہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لڑکے کے یہ الفاظ زمین کے کانوں میں کسی میٹھی اذان کی طرح گونجے۔ اس کے دل پر موجود شک و شبہات کا وہ آخری پردہ بھی مکمل طور پر ہٹ گیا۔ آج بیگم شاہ کی تصویر اس کی نظروں میں ایک ڈان کی نہیں بلکہ ایک عظیم، انتہائی رحم دل اور مسیحا صف انسان کی بن چکی تھی، اور اسی لمحے زمین کے دل نے مکمل طور پر ہار مانتے ہوئے اس پر اصرار اور شاندار انسان کی محبت کو اپنے اندر اتار لیا۔ لائبریری کے اس خونی اور جذباتی طوفان اور اس غریب طالب علم کے انکشاف نے زمین کے دل میں محبت اور عقیدت کے جو روشن دیے جلائے تھے، وہ اس وقت شدید بے یقینی کی زد میں آ گئے جب بیگم شاہ نے ایک انتہائی پراسرار سرد اور تکلیف دہ خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ فریال آج ہی اسی وقت سے زمین کے ارد گرد کیمپس اور اس کے گھر کے باہر باڈی گارڈز کی تعداد دگنی کر دی جائے، کوئی انجان شخص، کوئی پرندہ بھی اس کے سائے تک نہ پہنچ سکے۔ مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد میرا اس لڑکی سے کوئی براہ راست یا بلا واسطہ رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دشمنوں کے ان اندھے مقبروں کو اب ہر حال میں یہی لگنا چاہیے کہ مجھے اس لڑکی کے ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ وہ بیگم شاہ کی نہیں محض ایک قیمتی کھلونا تھی جسے اس نے پھینک دیا ہے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے ان کتوں کی توجہ زمین سے ہٹانے کا۔ حویلی کے ڈائننگ روم میں کھڑے بیگم شاہ کی بھاری اور گونجتی ہوئی آواز میں ایک ایسا کرب اور فیصلہ کن سکتی تھی جس پر بحث کرنے کی جرأت فریال تو کیا کسی دیوار میں بھی نہیں تھی، مگر اس ایک سخت فیصلے نے کیمپس میں بیٹھی اس چلبلی اور ہنستی مسکراتی لڑکی کی پوری دنیا کو جیسے کسی تاریخ اور سنسان قبرستان میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ مہک، وہ شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تم خود بتاؤ۔ اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنا خون بہایا، اس نے مجھ سے اتنی میٹھی اور گہری باتیں کی، اس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے وہ فکر دیکھی جو میں نے آج تک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی، اور اب پچھلے پورے 2 ہفتوں سے وہ شخص ایسے غائب ہے جیسے میں اس کے لیے کبھی کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتا، میں اس کے کارڈ سے پوچھتی ہوں تو وہ بت کی طرح خاموش رہتے ہیں۔ میں مر رہی ہوں مہک، اس کی اس خاموشی سے مجھے یہ نام نہاد سیکیورٹی نہیں چاہیے، مجھے زیغم شاہ چاہیے جو مجھے ڈانٹ کر چائے پلاتا تھا کیفیٹیریا کے اسی کونے میں جہاں کبھی زمین کی چلبلی اور اونچی آوازیں گونجا کرتی تھی، آج وہاں صرف اس کی سسکیاں اور آنسو تھے۔ جب مہک انتہائی بے بسی سے اپنے دوست کے ہاتھ تھامے اسے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، خدارا خود کو سنبھالو زمین، تم کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک انڈر ورلڈ کا انسان ہے؟ اس کی دنیا ہم جیسی عام لڑکیوں کے لیے نہیں بنی۔ شاید اسے احساس ہو گیا ہے کہ تم دونوں کا کوئی میل نہیں ہے، یا شاید وہ واقعی کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ تم کب تک اس کے ان گونگے گارڈز کے پہرے میں اپنی زندگی یوں رو رو کر ضائع کرتی رہو گی؟ اسے بھول جاؤ میری جان، وہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ مہک کی یہ انتہائی کڑوی اور حقیقت پسندانہ بات سن کر
ज़रमीन ने अपने आँसू तेज़ी से साफ़ किए। इसकी लाल और सूजी हुई आँखों में अचानक रोने और टूटने के बजाय एक अजीब-सी ज़िद्दी चमक और बगावत भर आई थी। नहीं, महक, मोहब्बत के रास्ते कभी भूलने के लिए नहीं चुने जाते हैं। जानती हूँ वो क्यों मुझसे दूर भाग रही है। इसे लगता है कि वो मुझे खुद से काट कर दुश्मनों की नज़रों से बचा लेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि जिस लड़की ने मौत के खौफ से अंधेरे में इसे चूमने की शर्त पूरी कर दी थी, वो अब मोहब्बत में इसके लिए मौत के मुंह में भी गिर सकती है। मैं आज ही इसकी इस खामोशी का जनाजा निकालूंगी। जैगम की इस तकलीफ से दूरी और इस खामोश पहरेदारों की दुगनी तादाद ने बिला आखिर जमीन की वो चुलबुली और मासूम हंसी तो छीन ली, मगर इसके अंदर की इस सहमे रहने वाली डरपोक लड़की को हमेशा के लिए मारकर एक इंतहाई मजबूत, दिलेर और निडर औरत को जन्म दे दिया, जो इसी शाम हवेली के भारी दरवाजों को धक्के मारती सीगा जैगम के सामने आ खड़ी हुई। हट जाओ मेरे रास्ते से तुम सब। मुझे आज इस शख्स से हर हाल में मिलना है, और अगर तुम लोगों ने मुझे रोका तो मैं चीख-चीख कर पूरा घर सर पर उठा लूँगी। ज़रमीन ने गरजदार आवाज़ में जैगम के इन भारी भरकम गार्ड्स को धमकी दी, जो इसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे बॉस का सख्त तरीन हुक्म है ना कि मुझे एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने आज मुझे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की और इस हाथापाई में मुझे ज़रा-सी भी चोट आ गई, तो तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि ज़ैगम शाह तुम से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ज़रमीन की इस धमकी ने गार्ड्स के कदम वहीं मुनज्जमिन कर दिए। वो बाखूबी जानते थे कि ज़ैगम शाह के गुस्से के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। इनके इसी मजबूरी और मौत के खौफ का फ़ायदा उठाते हुए ज़रमीन ने इन्हें पूरी ताकत से एक तरफ धकेला और बिना किसी मज़ीद रुकावट के सीधा इस आलीशान ड्राइंग रूम में दहाड़ती हुई दाखिल हुई, जहाँ ज़ेगम सोफ़े पर बैठा सिगार सुलगाने की कोशिश कर रहा था। इसका चेहरा ज़मीन को इस कदर अचानक अपने सामने देखकर एक लम्हे के लिए मुकम्मल तौर पर शदद रह गया। ये क्या बदतमीज़ी है ज़मीन? तुम यहाँ इस वक़्त क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारा यूँ मेरी हवेली में आना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपने क्विज़ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। जाओ यहाँ से फ़ौरन। फरियाल, अभी इसे वापस कैंपस ड्रॉप करके आओ। ज़ैगम ने अपने अंदर के उबलते हुए मोहब्बत के तूफ़ान को ज़बरदस्ती दबाया हुआ इंतहाई सर्द और गुस्से लहज़े में चीख कर कहा, मगर ज़मीन आज इसकी झूठी सख्ती से डरने वाली नहीं थी। वो सीधी चलती हुई इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और इसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई एतमाद और गूंजती हुई आवाज में बोली, बस कर दें मिस्टर जैगम शाह, बहुत हो गया आपका ये अंडरवर्ल्ड वाला सर्द रवैया और ये ड्रामा। आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरह अपने गार्ड्स की एक लंबी चौड़ी फौज के पहरे में कैद करके और खुद मुझसे दूर रहकर मुझे बचा लेंगे? आपको लगता है कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपको भूल कर अपनी असाइनमेंट्स में लग जाऊंगी? आपने इस शहर के बहुत से बड़े फैसले किए होंगे। आपने बहुत से दिलों की लोगों की मौत और ज़िंदगी के फैसले किए होंगे, मगर कान खोल कर सुन लें डॉन सैगम शाह, मेरे दिल की, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत के फैसले आप नहीं करेंगे। आप मुझे इस अंधेरे और खतरे से दूर रखना चाहते हैं, है ना? तो सुन लें, जिस अंधेरे से मैं कभी जानवरों की तरह डरती थी, अब वही अंधेरा, वही खतरा और वही ज़ैगम मेरी कायनात है। मैंने आपके इस खतरनाक साय को अपना लिया है, और अगर मुझे गोली भी लगनी है तो आपके साथ खड़े होकर लगेगी। आपकी दी गई इस बुज़दिलाना और तनहा सिक्योरिटी में मुझे घुट-घुट कर नहीं जीना। ज़मीन के इस गैर मुतवक्का धुआंधार और दिलेराना ललकार ने हवेली के इस सर्द और खामोश डाइनिंग रूम में जैसे सदियों से जमी हुई बर्फ को एक लही लम्हे में पिघला कर रख दिया, और जैगम शाह के इस सख्त गिर बेतासु चेहरे पर इस जबरदस्त शिकस्त के बावजूद की इंतहाई मसहूर कुन और मोहब्बत से भरी फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। तुम वाकई एक पागल, सरफिरी और इंतहाई जिद्दी लड़की हो ज़रमीन। तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुमने किस आग के दरिया में छलांग लगाने की ज़िद पकड़ ली है, और मेरा दामन खून और बारूद से भरा है। मैं तुम्हें इस कीचड़ में नहीं उतारना चाहता था। जैगम ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपना सिगार एश ट्रे में मसल दिया और अपनी जगह से उठकर आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ ज़मीन के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। इसकी गहरी सियाह आँखों में अब कोई सर्द मेहरी नहीं थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़मीन के लिए एक बेपनाह और टूट कर छाने वाली मोहब्बत छलक रही थी। मुझे इस आग में जलना मंज़ूर है ज़ैगम, मगर आपके बिना वो सुकून की बेरंग और फीकी ज़िंदगी मुझे किसी सूरत नहीं चाहिए। मैं आपके हर ज़ख्म पर मरहम रखने को तैयार हूँ, बस मुझसे यूँ दूर भागने की बुज़दिली मत दिखाएँ। ज़मीन की आवाज़ अब रोने के करीब थी, मगर इसकी आँखों में बला का एतमाद था। जैगम ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले और एक इंतहाई पुरसुकून और दिल मोह लेने वाली
लहजे में बोली, तुम्हें क्या लगता है चुलबुली लड़की कि मैं इन पिछले 2 हफ्तों से तुमसे सिर्फ डर कर चुप रहा था? नहीं ज़रमीन, मैं इस आग को हमेशा के लिए बुझाने गया था जो तुम्हारे दामन तक पहुँच सकती थी। दरहकीकत मैं पिछले कई महीनों से इस खामोशी से, इस गंदगी से निकलने की तैयारी कर रहा था, मगर तुम्हारी जान पर आने वाले इस खतरे ने मेरे इरादे को मुहीस दे दी। इस 14 दिनों में मैंने अपने तमाम दुश्मनों के खुफिया ठिकानों और इनके काले धंधों के नाकाबिले तर्दीद सबूत इकट्ठे करके इन्हें कानून के शिकंजे में दे दिया है। मैंने इनकी जड़ों को इस तरह काटा है कि अब वो कभी सर नहीं उठा सकेंगे। मेरा सारा काला धन, मेरा माफिया का तमाम तर नेटवर्क अब कानूनी कारपोरेट बिजनेस और इनफलाही कामों में बदल चुका है। अब इस शहर में अंडरवर्ल्ड का कोई बेरहम और खूनी डांस जैगम शाह बाकी नहीं रहा। अब सिर्फ एक आम पुरसुकून बिजनेसमैन जैगम तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसका माजी मर चुका है और मुस्तकबिल सिर्फ तुम हो। जरमीन हैरत और बेपनाह खुशी से फटती हुई आंखों से इस शख्स को देख रही थी जिसने सिर्फ इसकी खातिर अपनी पूरी दुनिया, तारीख दुनिया को एक ही झटके में आग लगा दी थी। जैगम ने एक घुटने के बल झुककर इंतहाई शाहाना अंदाज रूमानी अंदाज में अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारी इस एक रात की इस छोटी सी डरपोक शर्त ने मेरी पूरी तारीख सल्तनत को जड़ से हिला कर रख दिया है ज़मीन। अब इस नए और रोशन सफ़र में मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि मोहब्बत की ये तवील उम्र कैद तुम्हें हर हाल में मेरे साथ काटनी होगी। बोलो, क्या तुम्हें इस आम से बिजनेसमैन की ये डेयर मंजूर है? ज़रमीन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और इसने रोते और बेतहाशा हंसते हुए फौरन अपना हाथ सैगम के हाथ में देकर इस कैद उम्र कैद को दिलो जान से कबूल कर लिया। इस इकरार के बाद सैगम की हवेली का वो हबसदा और मुहीब माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो दीवारें जो कभी सिर्फ साजिशों और गोलियों की गूंज सुनती थी, अब वहां जमीन के कहके और जिंदगी की नई उमंगें रक्स करने लगी थी। जैगम ने अपने वादे के मुताबिक अंडरवर्ल्ड से मुकम्मल किराना कशी इख्तियार कर ली थी और अपनी पूरी तवज्जो ज़मीन की खुशियों और इसकी तालीम पर मरकूज़ कर दी। वो इसे रोज़ाना खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता और अब वहाँ किसी गार्ड या पहरे की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि ज़ैगम ने इसकी ज़िंदगी से तमाम खतरात के कांटे अपने हाथों से चुन लिए थे। मोहब्बत के इस बेबाक इकरार और ज़ैगम के इस अटल फैसले ने अंडरवर्ल्ड की इस खूनी बिसात को कब हमेशा के लिए उलटकर एक पुरसुकून, महफूज और रोशन ज़िंदगी का रूप धार लिया, ये इस वक्त हर शख्स पर मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गया। जब पूरे 1 साल के तवील और पुरसुकून अरसे के बाद यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन हॉल में खुशियों से भरी हुई तालियों की शानदार गूंज सुनाई दी, और अब हम इस साल के सबसे बड़े एजाज और गोल्ड मेडल के लिए स्टेज पर बुलाना चाहेंगे हमारी सबसे होनहार, चुलबुली और कैंपस की रौनक मिसेस जरमीन जैगम को। वाइस चांसलर की इस पुरजोश आवाज के साथ ही सारा हॉल तालियों से गूंज उठा और अगली सफ में बैठा एक इंतहाई वजीहा, सूटेड बूटेड और पुरवकार शख्स, जिसके चेहरे पर अब कोई पुरस्कार और खौफनाक साया नहीं, बल्कि एक खुली, रोशन और फखर से भरी मुस्कुराहट थी, सबसे ज़्यादा ज़ोर से तालियां बजा रहा था और ये सहगम था। ज़मीन अपना शानदार गाउन पहने खुशी से तमतमाते चेहरे के साथ स्टेज से उतरी और सीधा दौड़ती हुई जैगम और महक के पास आकर रुकी। इसके हाथ में इसकी डिग्री और मेडल था जिसका इसने ख्वाब देखा था। तुमने देखा जैगम, मैंने टॉप कर लिया है और कैंटीन वाले अंकल ने आज मुझे मुबारकबाद के तौर पर पूरी प्लेट भर के चटनी मुफ्त में दी है। जमीन की वही पुरानी और चुलबुली हंसी दोबारा लौट आई थी, जिसे सुनकर जैगम ने बेसाख्ता एक जोरदार कहका लगाया और जमीन के माथे पर फखर से बोसा दिया। मुझे तुम पर बेहद फखर है मेरी जान। तुमने ना सिर्फ ये डिग्रियां हासिल की हैं, बल्कि तुमने मुझे जीने की वो असल डिग्री दी है जिससे मैं सारी जिंदगी महरूम था। जैगम ने नरमी से इसका हाथ थामते हुए कहा। महक मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रही थी और बोली, तुम दोनों को यूं खुश देखकर मुझे यकीन आ गया है कि सच्ची मोहब्बत वाकई किसी इंसान को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। ज़रमीन ने ज़ैगम की आँखों में इस गहरी अकीदत और मोहब्बत से देखा जो वक़्त के साथ मज़ीद पुख्ता हो चुकी थी, और एक इंतहाई संजीदा और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बोली, तुमने बिल्कुल सच कहा था ज़ैगम, ताकत किसी पर रौब जमाने, गोलियाँ चलाने या खौफ फैलाने से हरगिज़ नहीं होती। असल ताकत तो किसी कमज़ोर की ढाल बनने और तारीकी में डूबने वाले हुए इंसानों की ज़िंदगी में रोशन फैलाने में होती है। सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत में इतनी ज़बरदस्त ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े और खतरनाक तरीन इंसान को भी रोशनी, फलाह और सुकून के रास्ते पर ला खड़ा करती हैं, और तुम मेरी इस रोशनी में सबसे खूबसूरत और मुकम्मल ताबीर हो। जैगम ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ अपने दिल पर रखा और कॉन्वोकेशन हॉल के इस खुशियों भरे शोर में इन दोनों की एक नई पुरसुकून और मोहब्बत से भरी हुई जिंदगी का
ایک ایسا ابدی اور خوبصورت آغاز ہو گیا تھا جس میں اب کوئی خوف، کوئی اندھیرا اور کوئی خون نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کا پختہ اور سچا ساتھ تھا۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی اسٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیو کہانی کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔